Do something today that your future self will thank you for. इस थॉट के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने चाहता हूँ और ये चीज़ को अचीव करने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है वो है अपने लिए रिटायरमेंट को प्लान करना। बहुत लोगों के मन में जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो उनके मन में बस एक ही बात चलती है और वो ये कि आज करे सो कल, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, अभी तो जीना है बरसों। बिल्कुल हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है। लेकिन आज इस वीडियो में जब आप कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे, जब आप वो अमाउंट को देखेंगे, जो कॉर्पस को देखेंगे जो नीडेड है आपके रिटायरमेंट के वक्त, तो आपको लगेगा कि यार काश थोड़ा और पहले पता होता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। Today's video will revolve around three basic questions. This will be why, how and how much. रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करें, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना जमा करें। ठीक है, लास्ट वाले सेक्शन में हम रियल लाइफ का कैलकुलेशन देखेंगे अलग अलग एज के हिसाब से कि आपको मंथली कितना जमा करना चाहिए ताकि जब आप रिटायर हो तो आपके पास इतना अमाउंट हो कि बिना कुछ कमाए, बिना किसी पे डिपेंड किए आप अपनी लाइफ आराम से काट सकते। पहला सवाल, रिटायरमेंट प्लानिंग करे क्यों? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है तो आप उसके पीछे कभी नहीं जाएंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग हमें समझना चाहिए कि इट्स अनदर जर्नी। वो कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है कि वहाँ गए बस लाइफ खत्म। नो, इट्स अनदर जर्नी। मैनी से इट एज a long vacation at Las Vegas. What they mean by saying this is that हमारा जो रिटायरमेंट होना चाहिए वो लैविश होना चाहिए। जिंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने वर्क को लेके, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, कि हम अपनी बहुत सारी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारी हमारी पैशन होता है हमारा, कुछ कुछ इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं हो पाती है। तो शायद रिटायरमेंट वो बेस्ट टाइम है जहां हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ों को कंप्लीट कर पाए। एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न जो मैं आपको दे सकता हूँ कि वाई यू नीड टू डू रिटायरमेंट प्लानिंग इज दैट आप कभी भी जिंदगी में किसी के लिए लायबिलिटी नहीं बनना चाहेंगे, एंड दैट टू आफ्टर लिविंग 60 years ऑफ लाइफ। आप हमेशा एक एसेट की तरह खुद को प्रूव करना चाहेंगे, है ना। तो आप एसेट की तरह आप खुद को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं बड़े होके? वो ऐसे कि आपके पास इतने पैसे हो, इतने आपके पास एसेट्स हो अभी कि आप अपना लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। नाउ बिफोर डिस्कसिंग हाउ टू क्रिएट दैट वेल्थ, उतना पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बनाया जाए कि आपके रिटायरमेंट का गुजारा हो पाए अच्छे से, उसके पहले ये देखते हैं कि भाई कितना चाहिए, उस चीज़ उस वक्त कितना पैसा होना चाहिए। आपके पर्टिकुलर एज के हिसाब से वो वेरी करेगा, बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। हम अभी कैलकुलेशन में देखेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए हम सिंपल मैथ्स तो नहीं लगा सकते कि आज कितना खर्चा हो रहा है उतना इंटू, मान लीजिए आज के साल का खर्चा आपका 12 लाख है, ठीक है, और आप क्या करेंगे, 30 साल आपका, मान लीजिए रिटायरमेंट आपने सोचा है कि 30 साल के लिए लेके चलेंगे, तो आप 30 इंटू 12 लाख तो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन विल टेक इट स्टॉल। इन्फ्लेशन को आपको काउंट में करना है और आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उधर आपको रिटर्न्स मिलेंगे, उसको भी काउंट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर। रिटायरमेंट कैलकुलेटर ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है और हमारा काम आसान बनाता है। वो हमें ये बता देगा कि 60 साल की उम्र में, मान लेते 60 साल की उम्र में जब हम रिटायर हुए तो उस वक्त कितना पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए कि रेस्ट 30 years, फॉर एग्जाम्पल रेस्ट 30 years हमारा अच्छे से गुजारा हो जाए। तो आइए रिटायरमेंट कैलकुलेटर पे आते हैं। रिटायरमेंट कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा एंड हियर वी गो।
तो ये पहला डेटा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर करेंट एज। भाई आज आपका एज क्या है, तो मान लेते हैं अभी हमारा एज 30 ईयर्स है। हम बाकी एज के लिए बात करेंगे। और आप कब रिटायर होना चाहते हैं, तो 60 ना 58 to 60 और जनरल होता है। और एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरजू, बट है ना थोड़ा प्रैक्टिकल बनता है। और मान लेते हैं 90 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। करंट मंथली एक्सपेंसेस, भाई आज आपका एक मंथ का एक्सपेंस कितना है वो काउंट कर रहा है। और ये मान के भी चल रहे हैं कि यही मंथली एक्सपेंस आपका उस वक्त भी रहेगा। 1 लाख पर मंथ आज की दुनिया में ऑब्वियसली दिस अमाउंट विल गेट इंक्रीज्ड, क्योंकि मनी की वैल्यू गिरेगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो उस चीज़ को रिटेन करने के लिए आपको और पैसे देने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा समझ में ये आनी चाहिए कि आज आपका एक्सपेंस जो है मंथली एक्सपेंस वो 1 लाख हम मान रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट कॉर्पस, आज आपके पास कुछ पैसे हैं जो आपने जमा किया होगा रिटायरमेंट के लिए। तो मान लेते हैं आज ही हम लोग जागे हैं, ठीक है, आज ही हम लोग जागे हैं और इसीलिए हमारे पास कोई रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है, 0। एंड देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, भाई इन्फ्लेशन रेट अकॉर्डिंग टू सेबी इट सेज एट 4+-2, तो 6 कंसिडरिंग 6% इज प्रीटी गुड, 6% का इन्फ्लेशन रेट मानते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अब वेरी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम इसको चेंज करके देखेंगे कि कितना ज़्यादा वेरी करेगा आपके मंथली इन्वेस्टमेंट पे। तो गेटिंग 11 to 15% इज क्वाइट नॉर्मल इफ यू गो लॉन्ग टर्म और अपने अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है ना। कहाँ पे इन्वेस्ट करें इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो 13%, कंसिडरिंग 13% एज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आइए देखते हैं। हाँ, 20,000 पर मंथ आपको अभी से, इफ़ यू आर एट एज 30, आपको जमा करना पड़ेगा ताकि आपको कॉर्पस एक्यूमुलेट हो। कितना? 8,98,95,000, मतलब कितना, 9 करोड़ के आसपास। तो ये 9 करोड़, इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए एट द एज व्हेन यू रिटायर कि आप रेस्ट 30 ईयर्स आराम से गुजार पाए। ना 20,000 इज क्वाइट बिग, राइट? इफ योर डेली इफ योर एक्सपेंस इज 1 लाख पर मंथ। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या वेरी कर सकते हैं इसमें। आप मान लीजिए आपने थोड़ा और रिटर्न निकाल के ले आए, तो देखिए कितना वेरी कर गया। नाउ इट केम डाउन टू 13,500। सो increasing return on investment, and secondly starting early, it will always be late when you start your retirement plan. मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अभी 30 इयर्स का एज है आपका, मान लीजिए मेरा एज है अभी 19, तो मैं 20 अभी मान रहा हूँ। अब देखते हैं मुझे कितना जमा करना चाहिए। 5,681, दैट्स प्रीटी कंफर्टेबल, ठीक है। अभी नहीं तो 2 साल बाद, 1 साल बाद, है ना, जब मेरे एज की कम्युनिटी जब हम लोग अर्न करना चालू करेंगे, तो इतना निकालना तो इट्स क्वाइट ईजी, इतना निकालना आसान है, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे ऐसी चीज़ों के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कोई अगर आपसे छोटा है और वो इस सब पे ध्यान बिल्कुल नहीं देता है, तो आपको उसको गाइड करना चाहिए एज ए गार्जियन, और आपको समझाना चाहिए कि भाई तुम स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा ही अमाउंट है, देखिए 22 ईयर्स के एज पे कोई 5,600 रुपीज़ तो आराम से जमा कर सकता है पर मंथ। और वो अगर उसने अच्छे इन्वेस्टमेंट, अच्छे एसेट क्लासेस में अगर उसने लगाए, तो वो इतना रिटर्न भी आराम से निकाल के ला सकता है। अच्छा, अब 40 ईयर्स वालों का क्या, आओ उनका भी देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा, उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा मंथली इन्वेस्टमेंट। तो 40 ईयर्स की हम बात कर लेते हैं। 40 ईयर्स, हाँ इधर 32,788 ओनली। सिर्फ इतना ही अमाउंट आपको मंथली चाहिए ताकि आप 4.5 करोड़ का कॉर्पस जमा कर पाए एट द टाइम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। दिस इज क्वाइट बिग, यस। एंड फॉर समवन हुज मंथली स्पेंडिंग इज अराउंड 1 लाख, इतना सेव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग पहले करें। अब इसमें इनपुट्स को मैं चाहूँगा आप खुद
डाले और थोड़ा इसको वेरिएट करे, ताकि आप देख पाइए कैसे क्या चेंज करके कितना चेंज आ रहा है, ताकि जो आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा हो आप उस हिसाब से अपने सेविंग्स को चालू करें, इन्वेस्टमेंट को चालू करें। आई होप आई मेक सेंस। मतलब इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वाकई टाइम देना चाहिए इसको। और है ना, एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए, अपने सामने अपना डिवाइस यूज़ कीजिए और ये सब टूल्स को यूज़ करके आपको प्लान करना चाहिए कि हाँ, एट द बैक ऑफ योर माइंड हमें पता होना चाहिए कि कितना सेव करें। और जब आपने ये सब प्लानिंग वगैरह कर लिया हो तो आपको अंदर से एक सिक्योर सी फीलिंग आएगी, जो मुझे अभी आ रही है, क्योंकि मैंने सोचा कि हाँ भाई, ये तो आसान है इतना सेव करना मेरे लिए, बिकॉज आई एम स्टिल 19। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग दैट इज वर्थ, वो बहुत ज़्यादा वर्थ है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से एसेट क्लासेस में हम पैसे लगाए, इन्वेस्ट करें, ताकि हम इतना कॉर्पस, इतने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव कर पाए। तो पहला ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। अब रिटायरमेंट के लिए जब आप इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं तो एनालिस्ट्स का मानना है कि आपको कम रिस्क वाले फंड्स में या फिर स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए। एंड दैट इज़ प्रेटी ऑब्वियस, क्योंकि ये जो मनी है वो उसका सेफ रहना, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, दैट कैपिटल विच यू नीड फॉर रिटायरमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी एडवाइसेबल कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इन फंड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आप प्रिफर करें ब्लू चिप कंपनीज को एज ए स्टॉक और लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स को। ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क कम रहेगा और लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। कंसिडरिंग म्यूचुअल फंड्स, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स काफ़ी हद तक हमारे इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, वो कंप्राइज करता है निफ्टी 50 को। जब आप निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हैं, इसका मतलब ये भी है कि आप अपने देश के इकोनॉमी, अपने देश के डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं। ठीक है जी। और मान लीजिए इंडेक्स फंड का फायदा क्या होता है कि आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कैसे? निफ्टी 50 में मान लीजिए कोई स्टॉक है जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो निफ्टी 50 से कभी ना कभी बाहर जाएगा, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा तो वो बाहर चला जाएगा, उसके बदले नया स्टॉक आएगा। रिसेंटली हमने देखा HDFC लाइफ निफ्टी 50 में एंटर हुआ है। मान लीजिए जो निफ्टी 50 से बाहर गया, आपने स्टॉक खरीदा होता उसका, तो वो तो डूब रहा है कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज डूब जाती है ना। जो ब्लू चिप कंपनीज है वो भी डूबती है। फॉर एग्जाम्पल कोडाक कैमरा एट 2000 इट वाज एट इट्स बूम, बट क्योंकि उसने चेंज के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं किया तो कंपनी डूब गई। तो आपका पैसा भी डूब जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा पैसे लगाए होंगे इस पे। सो इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स इज अ गुड आइडिया for those who are looking for high return on investment for their retirement corpus। म्यूचुअल फंड में आप इतने पैसे लगा रहे हैं, वो भी इतनी देरी के लिए, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ला सके अपने एसेट्स के ऊपर। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था, 5 म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज, और काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, उनको पसंद आया था कंटेंट। तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फ्रॉम द कार्ड। अच्छा, सेकंड जो एसेट क्लास है वो बेसिकली एक स्कीम है बाय द गवर्नमेंट। आपने शायद इस चीज़ के बारे में सुना भी हो, दैट इज NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा है ना इन्वेस्टर्स के अटेंशन को ड्रॉ किया है। मैं बताता हूँ क्यों। पहला, गवर्नमेंट ने इक्विटी एक्सपोजर का जो अलाउंस है वो इंक्रीज कर दिया है टू 75%।
दैट मीन्स मान लीजिए आप अभी स्टिल 20 है, 30 ईयर्स के एज पे हैं, तो आप इक्विटी एक्सपोजर आप ज़्यादा ले सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी एज बढ़ेगी तो हो सकता है आप इक्विटी एक्सपोजर आप कम कर पाए। तो पहला रीज़न तो ये। दूसरा रीज़न देखिए, जब स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में जब आप 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगते हैं तो आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स बेनिफिट के लिए एनपीएस बहुत अच्छा माना जाता है। अब तीसरे एसेट क्लास की हम बात करते हैं, जो शायद इंडिया का सबसे ट्रेडिशनल और सबसे चहीता एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के हमें बेसिकली 2 सबसे बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, उस चीज़ का एप्रिसिएशन, है ना, टाइम टू टाइम जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, तो इससे आप इन्फ्लेशन को बीट तो करेंगे ही, पहली बात। और दूसरी बात, यू कैन लीज आउट योर एसेट्स। आप उस चीज़ को रेंट पे लगा सकते हैं, लीज पे डाल सकते हैं, तो इससे आपका साइड इनकम, बैठे बैठे आपको इनकम मिलेगा व्हेन यू रिटायर। सो दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन। जस्ट टू ऐड, बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो लीजिंग आउट है, जो रेंटल है ना, जो बैठे बैठे इनकम है, वो इसमें नहीं हो सकता इक्विटी मार्केट में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट में भी जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो जैसे रियल एस्टेट में अप्रिशिएशन होता है उस एसेट का, वैसे ही उस कंपनी की जब वैल्यू बढ़ेगी तो उस जो ट्रेडेड प्राइस है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो एक तो अप्रिसिएशन हो रहा है, दूसरा आपको बैठे बैठे इनकम कैसे मिलेगा? बैठे बैठे इनकम आपको डिविडेंड के थ्रू मिल सकता है, जो कंपनी सारे शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। ठीक है, सो दिस कैन अगेन बी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, जो आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। रिस्क को आपको ऑलमोस्ट जीरो कर देना है जब वो कॉर्पस आपके पास आ जाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू टर्न 60, व्हेन यू रिटायर, राइट? तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि उतना पैसा तिजोरी में रख दिया और वहीं बैठे आराम से, नहीं, यू कैन स्टिल गेन इंटरेस्ट। अब एफडी वगैरह कराने से अच्छा वी हैव पेंशन स्कीम्स इन इंडिया। जैसे कि एसबीआई का मैंने चेक किया था तो अराउंड 8.4% पर एनम रिटर्न वो देता है आफ्टर द एज ऑफ 60। तो दैट इज प्रीटी गुड, है ना? उसको एटलीस्ट हम इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न भी निकाल पा रहे हैं। बहुत बात हो गई इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट क्लास की, पैसों की, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो हमें करना चाहिए फॉर रिटायरमेंट, दैट इज ऑन आवर हेल्थ। यस, हेल्थ। हमें रेगुलरली मेडिटेशन, योगा व एक्सरसाइज से जुड़े रखना चाहिए खुद को, और कोई आपका खुद का स्पोर्ट है उसको भी अपने लाइफ में एज अ रेगुलर एक्सरसाइज के रूप में अपनाना चाहिए। इसमें भले ही कुछ पैसे खर्च हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मेरा ये एम नहीं था और ना ही हो सकता है कि मैं आपका रिटायरमेंट प्लानिंग पूरा ही करवा दूं, आपको वापस कभी सोचना नहीं पड़े। इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको रियलाइजेशन दिलवाए, आपको एसेंस दे कि रिटायरमेंट प्लानिंग वाकई करना ज़रूरी है, और कितना होना चाहिए एज के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। दिक्कतें शुरू हो जाएगी अगर आपने अभी शुरू नहीं किया। सो द बेस्ट टाइम टू डू रिटायरमेंट प्लानिंग इज टुडे। तो अगर मैं ये थॉट भी आपके अंदर मैं ला पाया हूँ तो शायद इस वीडियो का जो पर्पस है वो सक्सेसफुल हुआ है। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।